नमस्कार। आज हम एक केस स्टडी के जरिए समझेंगे कि एक आधुनिक डेटा पर आधारित चुनावी अभियान असल में कैसा होता है। और इसके लिए हम चलेंगे उत्तर प्रदेश के रॉबर्ट्सगंज निर्वाचन क्षेत्र में। इस पूरी पड़ताल को हमने 6 हिस्सों में बांटा है। रॉबर्ट्सगंज की जमीनी हकीकत से लेकर चुनाव के नतीजों का विश्लेषण और फिर भविष्य के लिए एक ठोस रणनीति तक। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात जमीनी हकीकत की। आखिर कौन है रॉबर्ट्सगंज के लोग, कैसी है ये जगह और क्या है इनकी असली परेशानियां? देखिए, रॉबर्ट्सगंज सोनभद्र जिले में आता है और ये एक अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीट है, जो इसे राजनीतिक तौर पर बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण बना देती है। आप कह सकते हैं कि यहां जो होता है उसका असर पूरे राज्य की दलित राजनीति पर भी पड़ता है। अब जरा यहाँ के सामाजिक समीकरण को समझिए। करीब 23% अनुसूचित जाति और 18% अनुसूचित जनजाति, मतलब 40% से ज्यादा आबादी इन समुदायों की है। जाहिर है किसी भी चुनाव में जीत हार का फैसला इन्हीं के हाथों में होता है। तो सवाल यह है कि यहाँ के लोगों के लिए सबसे बड़े मुद्दे क्या हैं? हमारी पड़ताल बताती है कि बेरोजगारी और बिजली ये 2 सबसे बड़ी समस्याएं हैं। इनके ठीक बाद नंबर आता है सड़कों और ट्रांसपोर्ट का। असल में यही वो मसले हैं जिन पर सरकार और जनता के बीच भरोसे की डोर या तो मजबूत होती है या टूट जाती है। चलिए अब जरा आंकड़ों में उतरते हैं। 2022 के चुनाव नतीजों को बहुत बारीकी से देखते हैं, क्योंकि जीत हार का फासला बहुत ही मामूली था। सिर्फ 5621। ये महज एक नंबर नहीं है। 2022 के चुनाव में जीत और हार के बीच का फासला बस इतना ही था। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस चुनावी मैदान में एक एक वोट की कीमत क्या होती है और एक छोटी सी चूक भी कितनी भारी पड़ सकती है। ये चार्ट देखिए, ये पूरी कहानी खुद बयां कर रहा है। बीजेपी को मिले 40.29% वोट। वहीं समाजवादी पार्टी भी ज्यादा पीछे नहीं थी। 37.61% के साथ उन्होंने मजबूत टक्कर दी। फासला कितना? सिर्फ 2.68% का। शायद कुछ नाराज वोटर या थोड़ा और मजबूत बूथ मैनेजमेंट इस फासले को पाट सकता था। तो सवाल उठता है कि समाजवादी पार्टी की मौजूदा स्थिति क्या है? देखिए, उनकी ताकत है उनका पारंपरिक यादव और एससी वोट बेस। लेकिन उनकी सबसे बड़ी कमजोरी है बूथ लेवल पर संगठन का ढीला होना। मौका यह है कि वो स्थानीय मुद्दों को उठाकर लोगों से सीधा जुड़ सकते हैं, पर खतरा भी है बीजेपी के बड़े संसाधन और ध्रुवीकरण की राजनीति का। अब जरा तस्वीर को और बढ़ा करके देखते हैं। ये समझना बहुत जरूरी है कि 2022 का ये करीबी मुकाबला कोई एक दिन की बात नहीं है। ये रॉबर्ट्सगंज के उस लंबे राजनीतिक इतिहास का हिस्सा है जो हमेशा से ही काफी उतार चढ़ाव भरा रहा है। और जब राजनीति में इतनी अस्थिरता हो तो संवाद की जिम्मेदारी और भी बढ़ जाती है। हर नागरिक का सम्मान, उनकी बात को बिना किसी भेदभाव के सुनना, यही तो हमारे संविधान का मूल भाव है। एक मजबूत लोकतंत्र की नींव इसी आपसी सम्मान और गरिमा पर टिकी होती है। जरा इस टाइमलाइन पर नजर डालिए। पिछले 30 सालों में इस सीट ने हर रंग देखा है। 1993 में बीजेपी आई तो 2002 में सपा ने जीत हासिल की, 2007 में बसपा ने सबको चौंका दिया और फिर 2017 में बीजेपी की एक तरफा लहर चली। साफ है ये एक ऐसा मैदान है जहां कोई भी पार्टी हमेशा के लिए अपनी जीत पक्की नहीं मान सकती। तो दशकों के इस उतार चढ़ाव के बाद एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या जीत का कोई व्यवस्थित, कोई सिस्टमैटिक रास्ता हो सकता है? और इसी सवाल का जवाब हमें खास स्ट्रेटेजिक फ्रेमवर्क में मिलता है। इसे कहते हैं चतुर्मुख सिद्धांत। ये जीत के 4 मजबूत स्तंभों पर टिका है। ये चतुर्मुख सिद्धांत आखिर है क्या? सीधी भाषा में कहें तो ये एक 4 आयामी रणनीति है, जिसे जमीन से लेकर एक ऐसा चुनावी अभियान खड़ा करने के लिए बनाया गया है जो सिर्फ लड़ने के लिए नहीं बल्कि जीतने के लिए हो। इसके 4 स्तंभ कौन से हैं? पहला है विजय, यानी आपकी चुनावी रणनीति क्या होगी। दूसरा निर्माण, यानी जमीनी स्तर पर संगठन को दोबारा कैसे खड़ा किया जाए। तीसरा चिकित्सा, मतलब आपका नैरेटिव, आपका संदेश जो सीधे जनता के दिल तक पहुंचे। और चौथा कोष भंडार, यानी अभियान चलाने के लिए जरूरी संसाधन कहां से आएंगे। ये चारों मिलकर ही जीत का रास्ता बनाते हैं। चलिए अब थ्योरी से प्रैक्टिस की तरफ चलते हैं। देखते हैं कि इस रणनीति को जमीन पर उतारा कैसे जाए, मतलब एक्शन में कैसे लाया जाए। देखिए, सबसे जरूरी है कि सबकी जिम्मेदारी तय हो। कैंडिडेट का काम है कि वो ज्यादा से ज्यादा लोगों से मिले, उनकी परेशानियां सुने, खासकर नौकरी और बिजली जैसी। पार्टी हाईकमान का काम है संसाधन देना, लोकल नेताओं को ट्रेन करना और सही गठबंधन बनाना।
और इन सब पर नजर रखने के लिए एक वॉर रूम चाहिए जो हर रोज का हिसाब रखे कि कितनी कॉल्स हुई, कितनी अर्जियां दी गईं, सब कुछ। इस पूरी रणनीति का जो सार है वो इस एक लाइन में है। भीड़ खरीदी जा सकती है, शोर किराए पर मिल सकता है, लेकिन जीत के लिए तो विश्वास कमाना पड़ता है। मतलब साफ है, दिखावे की राजनीति से नहीं बल्कि लोगों से सच्चा रिश्ता बनाने से ही बात बनेगी। और जब हम डेटा के जरिए लोगों से जुड़ने की बात करते हैं तो ये विश्वास और भी जरूरी हो जाता है। भारत का डेटा प्रोटेक्शन कानून भी यही कहता है कि किसी भी व्यक्ति की जानकारी का इस्तेमाल उनकी सहमति और पूरी पारदर्शिता के साथ होना चाहिए। विश्वास कमाने का ये भी एक अहम पहलू है। और अब आते हैं इस प्लान के सबसे ठोस हिस्से पर, आखिरी 90 दिनों का एक्शन प्लान, चुनाव के दिन तक की एक एक दिन की गिनती। इस 90 दिन के प्लान को 3 फेज में बांटा गया है। पहला फेज यानी पहले 30 दिन, इसमें घर घर संपर्क शुरू होगा, स्विंग बूथ्स की पहचान होगी और गठबंधन फाइनल होंगे। दूसरा फेज यानी बीच के 30 दिन, इसमें बड़ी बड़ी रैलियों के साथ अभियान में तेजी लाई जाएगी और अफवाहों से लड़ने के लिए एक डिजिटल टीम भी तैयार रहेगी। और फिर आएगा आखिरी फेज, जिसमें पूरी ताकत झोंक दी जाएगी और वोटिंग वाले दिन हर वोटर को बूथ तक पहुंचाने का पक्का इंतजाम किया जाएगा। तो ये पूरी पड़ताल हमें एक आखिरी और बहुत जरूरी सवाल पर लाकर खड़ा कर देती है कि क्या आज की राजनीति में चुनाव सिर्फ करिश्मे के दम पर जीते जाते हैं या फिर एक डेटा ड्रिवन ब्लूप्रिंट को अनुशासन के साथ लागू करने से। शायद आज की राजनीति का सबसे बड़ा सवाल यही है। अगर आप एक जनकेंद्रित नेता बनना चाहते हैं और अपने निर्वाचन क्षेत्र का उत्थान करना चाहते हैं तो blueprintstrategies.ai से mgr@blueprintstrategies.ai पर संपर्क करें या 080 4,20,106 पर कॉल करें। राजनीति से परे एक उद्देश्य।